भाई अभी 12 जून को जियो हॉटस्टार पर एक मलयालम मूवी आई दृढ़म नाम से। वैसे बॉक्स ऑफिस में इसे सक्सेस मिला नहीं था, लेकिन मूवी भाई बढ़िया है और इसका एंडिंग तो भाई आपको एक बार देखना चाहिए। ये मूवी शुरू होती है विजय राधा कृष्णन से। विजय एक यंग और ईमानदार सब इंस्पेक्टर है। उसकी पहली पोस्टिंग केरल के एक छोटे से शांत इलाके में होती है। विजय भी यही सोचकर खुश होता है कि पहली पोस्टिंग है, जगह अच्छी है, माहौल शांत है और यहाँ कोई बड़ा क्राइम भी नहीं होता। विजय पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ उसका स्वागत करता है सीनियर कांस्टेबल कृष्णन उसे बाकी स्टाफ से मिलवाता है। स्टेशन में बालन नाम का सीनियर कांस्टेबल है, फिर सत्यन है, बीवीस है, आनंद है और दो लेडी कांस्टेबल विद्या और रम्या भी है। आनंद फिलहाल छुट्टी पर होता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। विद्या को देखकर ऐसा लगता है कि उसे विजय थोड़ा पसंद भी आ गया है। यानी शुरुआत में मूवी हल्का सा ऐसा माहौल बनाती है कि शायद विजय और विद्या के बीच कोई छोटा मोटा रोमांटिक एंगल भी आ सकता है। कृष्णन विजय को पूरा पुलिस स्टेशन दिखाता है, फिर उसका कॉटेज भी दिखाता है जहाँ विजय रहने वाला होता है। विजय को यह जगह सच में पसंद आती है। उसे लगता है कि पहली पोस्टिंग के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी। स्टाफ भी फ्रेंडली है, जगह भी शांत है और क्राइम रेट भी लगभग ना के बराबर है। लेकिन यही शांति बाद में भाई भूचाल लाने वाली है। अगले दिन कृष्णन विजय को डीवाईएसपी के पास ले जाता है। विजय अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर दिखाता है। डीवाईएसपी उसे बताता है कि फिलहाल इस स्टेशन में इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए विजय सीधे उसे रिपोर्ट कर सकता है। डीवाईएसपी भी यही कहता है कि यहाँ कोई बड़ा क्राइम नहीं होता, बस छोटे मोटे केस रहते हैं। विजय के लिए ये बात राहत जैसी होती है, लेकिन बेचारे को क्या पता अगले कुछ दिनों में इस शांत इलाके की ऐसी फाइल खुलेगी कि उसकी पूरी ट्रेनिंग टेस्ट पर लगने वाली है। स्टेशन वापस आने के बाद एक लोकल बार और फाइनेंस बिजनेस वाला आदमी विजय से मिलने आता है। वो बहुत नॉर्मल तरीके से उसे पैसे देने की कोशिश करता है। विजय तुरंत समझ जाता है कि ये रिश्वत जैसा मामला है, तो वो पैसे लेने से साफ मना कर देता है और उस आदमी को डांट कर कहता है कि दोबारा उसे पैसे देने की कोशिश ना करे। बाद में विजय कृष्णन से पूछता है कि वो आदमी पैसे क्यों दे रहा था। कृष्णन कहता है कि वो लोकल लेवल पर फाइनेंस का काम भी करता है, लोगों को ब्याज पर पैसे देता है, स्टेशन के छोटे मोटे खर्चों में मदद करता रहता है क्योंकि सरकार की तरफ से स्टेशन को ज्यादा फंड नहीं मिलता। तो कृष्णन के हिसाब से ऐसे लोगों से थोड़ी मदद ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विजय साफ बोल देता है कि स्टेशन का खर्च कैसे चलता है ये तुम लोग देखो, लेकिन मेरे नाम पर कोई पैसा नहीं आना चाहिए। और भाई यहीं से साफ हो जाता है कि विजय ईमानदार है। वो सिस्टम में रहते हुए भी सिस्टम की गंदगी को नॉर्मल नहीं मानता और यही ईमानदारी आगे जाकर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। कुछ दिनों बाद विजय को एक कॉल आता है। खबर मिलती है कि जंगल वाले इलाके में किसी ने एक कटा हुआ हाथ देखा है। विजय ये सुनते ही चौंक जाता है। जिस इलाके को सब क्राइम फ्री बोल रहे थे, वहाँ अचानक कोई कटा हुआ हाथ मिलना कोई छोटी बात नहीं है। विजय अपनी टीम के साथ तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। जंगल में सच में एक कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। विजय आसपास देखता है और समझ जाता है कि अगर हाथ यहाँ मिला है तो बॉडी भी आसपास ही कहीं होगी। पुलिस वाले डॉग स्क्वाड और बाकी टीम के साथ सर्च शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो काफी हद तक सड़ चुकी होती है, यानी मर्डर कई दिन पहले हो चुकी है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उस आदमी के सिर पर जोर से वार किया गया था। डॉक्टर बताता है कि मरने वाले की उम्र लगभग 30 साल से ऊपर होगी और मौत को करीब 5 दिन हो चुके हैं। अब विजय के सामने पहली बार एक बड़ा मर्डर केस आता है। जिस इलाके में वो शांति से ड्यूटी करने आया था, वहाँ उसका स्वागत एक कटी हुई लाश से होता है। विजय जांच शुरू करता है। सबसे पहले उस जमीन के मालिक को बुलाया जाता है जहाँ हाथ और बॉडी मिली थी। जमीन का मालिक बताता है कि उसने वो जमीन खेती के लिए खरीदी थी, लेकिन वहाँ खेती ठीक से हो नहीं पाई, इसलिए सालों से वो जगह खाली पड़ी है। वो साफ कहता है कि उसका इस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। विजय अभी इस मर्डर केस को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एक और बड़ा केस सामने आ जाता है। गांव की एक फाइनेंस कंपनी में रात के समय रॉबरी हो जाती है। चोर लॉकर खोल नहीं पाते, इसलिए पूरा लॉकर ही उठाकर ले जाते हैं। कंपनी वाले बताते हैं कि लॉकर में करीब 125 सोबिरियन सोना और 50 लाख रुपए कैश था। विजय अपनी टीम के साथ फाइनेंस कंपनी पहुंचता है। वहां पर पता चलता है कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर दिया था ताकि फुटेज साफ ना मिले। ताला तोड़कर अंदर घुसे और लॉकर निकालकर भाग गए। विजय को यह देखकर लगता है कि ये कोई अचानक की गई चोरी नहीं है, इसमें प्लानिंग है। और अगर इतनी प्लानिंग है तो कोई लोकल आदमी इसमें शामिल हो सकता है जिसे जगह की पूरी जानकारी हो। फाइनेंस कंपनी के बाहर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जिन लोगों ने अपना सोना और पैसा वहां रखा था वो घबराए हुए होते हैं। सब कंपनी वालों से जवाब मांगते हैं। विजय लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस जांच कर रही है, उनका सोना और पैसा वापस लाने की कोशिश होगी, लेकिन भीड़ बहुत गुस्से में होती है। इसी भीड़ के बीच विजय एक आदमी को
नोटिस करता है। वो आदमी विजय को बहुत गुस्से से घूर रहा होता है। विजय उसे ध्यान से देखता है, लेकिन जैसे ही दोबारा पलट कर देखता है वो आदमी गायब हो चुका होता है। अब विजय पर दबाव बढ़ने लगता है। उसे स्टेशन में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और एक तरफ मर्डर केस है, दूसरी तरफ फाइनेंस कंपनी की बड़ी रॉबरी। विजय सोचता है कि इस शांत इलाके में अचानक इतनी बड़ी घटनाएं कैसे होने लगी। जैसे ही नया ऑफिसर आया, गांव वालों ने अपनी असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। उसे मनोज नाम के एक आदमी के बारे में बताता है। मनोज ने अपने जमीन के पेपर गिरवी रखकर फाइनेंस कंपनी से पैसा लिया था बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया और वो परेशानी में आ गया। तो विजय मनोज के घर जाता है। घर पर मनोज नहीं मिलता, सिर्फ उसकी पत्नी मिलती है। वो बताते हैं कि मनोज बिजनेस के काम से कहीं बाहर गया है और अभी तक लौटा नहीं है। विजय को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है। उसे लगता है कि पत्नी कुछ छुपा रही है, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि मनोज के घर पर नजर रखी जाए। इसके बाद जांच में मधु नाम के आदमी का नाम सामने आता है। मधु ने उसी फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाया। कंपनी वालों ने उस पर बहुत दबाव बनाया और इसी के चलते मधु ने सुसाइड कर ली। मधु के दो बेटे थे, किरण और मनीष। विजय मधु के घर जाता है। घर में मधु की पत्नी मिलती है। वो बताती है कि किरण बाहर नौकरी करता है और दूसरी बेटा सनीश अपने पिता की मौत के बाद बहुत टूट चुका है। वो डिप्रेशन में चला गया, शराब पीने लगा और घर पर भी बहुत कम आता जाता है। विजय घर में लगी फोटो को देखता है, तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है और भाई वो शॉक हो जाता है। फोटो में जो आदमी है वही आदमी फाइनेंस कंपनी के बाहर विजय को गुस्से से देख रहा था, यानी वो आदमी अनीस था। अब विजय को शक होता है कि सनीस अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए फाइनेंस कंपनी में चोरी की होगी। उसके मन में कंपनी के लिए गुस्सा भी था और वो उस दिन भीड़ में भी मौजूद था। पुलिस सनीस को ढूंढने लगती है, लेकिन इससे पहले कि विजय सनीस तक पहुंचे एक और डेड बॉडी मिलती है। इस बार डेड बॉडी पुल के नीचे मिलती है। विजय और उसकी टीम वहां पहुंचते हैं। डेड बॉडी के साथ रस्सी बंधी होती है। विजय समझ जाता है कि ये असली क्राइम सीन नहीं है, शायद मर्डर कहीं और हुई और बॉडी को घसीटकर या लाकर यहाँ फेंका गया है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इस आदमी को भी उसी तरीके से मारा गया है जैसे पहले बॉडी को मारा गया था। अब ये कोई एक मर्डर की तरह नहीं जाती, ये पैटर्न बन चुका है। यानी या तो कोई सीरियल किलर जैसा काम कर रहा है या फिर कोई बहुत सोच समझकर सबको अलग अलग जगह फेंक रहा है। विजय अब और ज्यादा सतर्क हो जाता है। वो रात में पेट्रोलिंग शुरू करता है, टीम को अलग अलग जगह निगरानी के लिए लगाता है, लेकिन फिर भी कोई ठोस लीड नहीं मिलता, जैसे क्रिमिनल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा हो। एक रात विद्या विजय को कॉल करके बताती है कि एक आदमी ने जंगल में किसी मास्क पहने आदमी को लाश ले जाते हुए देखा है। विजय जल्दी अपनी टीम के साथ जंगल की तरफ जाता है। वहाँ सब लोग अलग अलग दिशा में सर्च करने लगते हैं और जंगल का माहौल पहले से ही डार्क होता है। ऊपर से विजय जानता है कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल आसपास ही मौजूद हो सकता है। सर्च के दौरान विजय को एक और बॉडी मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई इस बॉडी को दफनाने आया था, लेकिन पुलिस की आवाज सुनकर काम अधूरा छोड़कर भाग गया। विजय बॉडी की जेब को चेक करता है और उसे एक सोने की चेन मिलता है। ये चेन देखकर विजय के दिमाग में सवाल आता है, क्या ये वही चोरी का माल है जो फाइनेंस कंपनी से गया था? तभी अचानक पीछे से कोई विजय के सिर पर वार करता है, तो विजय वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये हमला साफ बताता है कि क्रिमिनल सिर्फ बॉडी छुपा नहीं रहा, बल्कि विजय को भी रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। होश आने के बाद विजय हॉस्पिटल में होता है। कृष्णन वहां आकर उसे एक जरूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि जिन लोगों की बॉडी मिली है वो तमिलनाडु से आए मजदूर थे। टोटल 4 लोग यहाँ काम करने आए थे, अरुण, मणिकंदन, चंद्र और कुमार। अब तक 3 बॉडी मिल चुकी है। पहली बॉडी मणिकंदन की थी, पुल की नीचे वाले अरुण की थी और जंगल में मिली तीसरी बॉडी चंद्रा की थी। अब सिर्फ कुमार गायब है। विजय अपनी टीम से कहता है कि तमिलनाडु पुलिस से इन चारों के बारे में जानकारी ली जाए। फिर पता चलता है कि ये चारों पहले तमिलनाडु में एक बैंक रॉबरी में शामिल थे और वहां से भागकर यहाँ मजदूरी करने लगे थे। अब कृष्णन एक थ्योरी देता है। उसके हिसाब से हो सकता है इन चारों ने ही फाइनेंस कंपनी में रॉबरी की हो। फिर कुमार ने लालच में अपने 3 साथियों को मार दिया हो और चोरी का माल लेकर भाग गया हो। ऊपर से देखने पर ये थ्योरी काफी आसान लगती है। 4 क्रिमिनल थे, उन्होंने चोरी की, फिर आपस में लालच बढ़ा और मर्डर हो गई। लेकिन विजय इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। उसे टाइमलाइन में गड़बड़ी लगती है। फाइनेंस कंपनी की रॉबरी बाद में हुई, लेकिन पहली बॉडी उससे पहले मिल चुकी थी, तो फिर चोरों ने साथ मिलकर चोरी कैसे की? विजय समझ जाता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे ज्यादा पेचीदा है। इसी बीच फाइनेंस कंपनी का मालिक एक रात घर लौट रहा होता है, तभी एक मास्क पहना आदमी उस पर हमला करता है। मालिक किसी तरह बचकर भागता है और छुपकर विजय को कॉल करता है। विजय तुरंत टीम के साथ वहां पहुंचता है। मास्क वाला आदमी भाग रहा होता है, लेकिन विजय उसका पीछा करता है और आखिर में पकड़ लेता है। जब विजय उसका मास्क हटाता है तो सामने सनीस निकलता है।
है। वही सनीश जो फाइनेंस कंपनी के बाहर विजय को गुस्से से देख रहा था। अब विजय को लगता है कि शायद केस सुलझ गया। सनीश के पास मोटिव भी है, गुस्सा भी है और उसने कंपनी मालिक पर हमला भी किया है। पुलिस स्टेशन में सनीश से पूछताछ होती है। सनीश मानता है कि वो फाइनेंस कंपनी के मालिक से नफरत करता है क्योंकि उसके पिता ने उसी कंपनी से कर्ज लिया था और दबाव की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन सनीश साफ कहता है कि उसने रॉबरी नहीं की और उन तमिलनाडु वाले मजदूरों को वो जानता तक नहीं। विजय पूछता है कि फिर उस दिन तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे थे। सनीश बताता है कि रॉबरी की खबर सुनकर वो सिर्फ मालिक का चेहरा देखने गया था। उसे देखना था कि जिसने दूसरों को रुलाया आज वो खुद कैसे परेशान हो रहा होगा। लेकिन जब विजय वहाँ लोगों को भरोसा दिला रहा था कि पुलिस चोरों का माल वापस लाएगी, तब सनीश को लगा कि पुलिस भी उसी कंपनी का साथ दे रही है, इसलिए वो विजय को गुस्से से देख रहा था। विजय सनीश की बातों को क्रॉस चेक करता है। पता चलता है कि रॉबरी वाली रात सनीश काम पर था, यानी सनीश कंपनी मालिक से नफरत जरूर करता है लेकिन रॉबरी और मर्डर में उसका हाथ नहीं है। वो सिर्फ एक गलत दिशा वाला शक था। अब विजय फिर से उसी सोने की चेन पर ध्यान देता है जो तीसरी बॉडी की जेब से मिली थी। वो फाइनेंस कंपनी के मालिक और मैनेजर को बुलाकर चेन दिखाता है। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि हाँ, ये चेन उसी कंपनी में गिरवी रखी गई थी। इसका मतलब है कि मरने वालों में से किसी के पास चोरी का माल पहुंचा था, यानी रॉबरी और मर्डर का कनेक्शन कंफर्म है। इसी दौरान विजय को एक और बात पता चली। फाइनेंस कंपनी के मालिक ने चोरी हुए सोने की क्वांटिटी बढ़ाकर बताई थी ताकि इंश्योरेंस से ज्यादा पैसा लिया जा सके। तो विजय उसे डांटता है। मतलब आदमी विक्टिम जरूर है लेकिन मौका मिलते ही अपना फायदा निकालने में लगा हुआ है। भाई यहाँ क्राइम हो रहा है और ये भाई सब इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा पैकेज देख रहे हैं। अब विजय सीसीटीवी फुटेज को फिर से बहुत ध्यान से देखने लगता है। कैमरों पर स्प्रे था इसलिए सीधा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन एक फुटेज में एक रिफ्लेक्शन में उसे लाल और नीली बत्ती दिखाई देती है। ये वही बत्ती होती है जो पुलिस गाड़ी पर होती है। यही विजय को बड़ा क्लू मिलता है। वो समझ जाता है कि रॉबरी वाली रात पुलिस की गाड़ी उस इलाके में मौजूद थी। तो विजय स्टेशन में बीवीस और आनंद से पूछता है कि रॉबरी वाली रात तुम लोग पेट्रोलिंग करने गए थे या कुछ और किया था। आनंद कहता है कि वो सच में पेट्रोलिंग करने गए थे, लेकिन विजय अब साफ समझ चुका होता है कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, तो वो उन पर प्रेशर डालता है। जब विजय डीवाईएसपी को कॉल करने के लिए फोन निकालता है तो सत्यन अचानक उसका फोन छीनकर तोड़ देता है। अब विजय समझ जाता है कि मामला सिर्फ विवीस और आनंद का नहीं है, सत्यन भी इसमें शामिल है। फिर ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट, कृष्णन भी इस पूरे मामले में शामिल होता है। यानी जिस सीनियर कांस्टेबल ने विजय को स्टेशन से मिलवाया, जिस पर विजय भरोसा कर रहा था, वही इस पूरी साजिश का हिस्सा निकला। अब ये लोग विजय को पूरी कहानी बताते हैं। असल में तमिलनाडु से आए वो 4 मजदूर ड्रग सप्लाई भी करते थे, लेकिन पैसों को लेकर एक बार झगड़ा हुआ तो अरुल को बाकी तीनों ने फंसा दिया और अरुल पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पर स्टेशन में अरुल गुनाह कबूल करने के वजह सच बताता है और पुलिस भी उनसे पैसे खाए हैं इसलिए उनके साथ दे रहे हैं बोलता है। तो ये लोग उसे पीटने लगते हैं और गलती से वो हाथ उठा देने पर उसे पीट पीट के ये लोग मार देते हैं। अब ये कस्टोडियल डेथ थी। अगर बात बाहर जाती तो इन सब की नौकरी खत्म हो सकती थी, जेल भी हो सकती थी। भाई यही वो टाइम था जहाँ इन्हें सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सच छुपाने का रास्ता चुना। कृष्णन, सत्यन, बीवीस और आनंद एक प्लान बनाते हैं। वो कुमार के बाकी तीनों साथियों अरुण, मणिकंदन और चंद्रा को फाइनेंस कंपनी की रॉबरी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था ये लोग तमिलनाडु में रॉबरी करके यहाँ आए थे। तो उन तीनों को लालच दिया जाता है कि चोरी के बाद हिस्सा मिलेगा, और क्योंकि उन तीनों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो शक उन्हीं पर जाएगा। तीनों मजदूर फाइनेंस कंपनी में चोरी करने जाते हैं, लेकिन चोरी के बाद मामला पलट जाता है। मजदूर समझ जाते हैं कि पुलिस वालों ने कुमार को कस्टडी में मार दिया था। अब वो पुलिस वालों को ब्लैकमेल करने लगते हैं, कहते हैं कि चोरी का आधा माल उन्हें चाहिए वरना वो कुमार की मौत का सच बाहर कर देंगे। तो अब पुलिस वाले भड़क जाते हैं और एक गलती छुपाने के लिए पहले उन्होंने रॉबरी करवाई और अब उसी रॉबरी को छुपाने के लिए तीनों मजदूरों को भी मारने का फैसला करते हैं। वो अरुण, मणिकंदन और चंद्रा को मारती है और उनकी बॉडी अलग अलग जगह फेंक देती है, हाथ अलग जगह, बॉडी अलग जगह। फिर पुल के नीचे एक बॉडी, जंगल में अधूरी दफनाई गई बॉडी। ये सब इसलिए किया गया ताकि केस उलझ जाए और शक कुमार पर जाए जो पहले ही मर चुका था। विजय ये सब सुनकर हिल जाता है। वो कहता है कि कुमार की मौत एक गलती हो सकती थी, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए तुम लोगों ने कई लोगों की जान ले ली। क्या तुम सच में पुलिस वाले हो? तुम्हारा काम क्राइम रोकना था, लेकिन तुम खुद क्रिमिनल बन गए। विजय तय करता है कि वो तुरंत डीवाईएसपी को सब बताएगा, लेकिन तभी विद्या उस पर हमला कर देती है। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, विद्या भी इस पूरी साजिश में शामिल थी। शुरुआत में जिस मूवी ने हल्के रोमांटिक एंगल जैसा दिखाया था, वही क्लाइमेक्स में विलन टीम का हिस्सा निकलती है। मतलब स्टार्टिंग में जो उनका पार्टी चल रहा था वहाँ दिव्या टेस्ट नहीं कर रही होगी, वो तो सच में बेवड़ी होगी और इसका हिंट में मेकर्स पहले
से ही दे दिए थे। खैर अब ये पांचों मिलकर विजय को मारने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान है कि विजय को वो खत्म कर देंगे और फिर कहानी को अपने हिसाब से सेट कर देंगे। लेकिन विजय हार नहीं मानता, वो अकेला होते हुए भी इन लोगों से लड़ता है। फाइट के दौरान विजय के बुरी तरह बैंड बज जाता है, वो घायल हो जाता है लेकिन फिर भी डटा रहता है। आखिर में बालन और रम्या के बुलाने से डीवाईएसपी और बाकी पुलिस वहां पहुंच जाती है। बालन पहले ही जानकारी दे चुका होता है। डीवाईएसपी पूरा माहौल देखकर शॉक हो जाता है। कृष्णन, सत्यन, बीवीस, आनंद और विद्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मूवी का एंड विजय के उदास चेहरे के साथ होता है। केस सॉल्व हो चुका है, असली क्रिमिनल पकड़े जा चुके हैं। लेकिन भाई फिर भी ये जीत जैसे नहीं लगती, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल कोई बाहरी गैंग नहीं था। क्रिमिनल वही लोग थे जिन पर जनता भरोसा करती थी। जो लोग कानून की रक्षा करने वाले थे वही लोग कानून तोड़ रहे थे। दृढ़म की कहानी का असली मतलब यही है। कई बार क्राइम जंगल में पड़ी लाश से शुरू होता है, लेकिन उसकी जड़ सिस्टम के अंदर छुपी होती है। एक कस्टोडियल डेथ को छुपाने के लिए पुलिस वालों ने पहले रॉबरी करवाई, फिर 3 लोगों की मर्डर की, फिर सबूतों को तोड़ा मरोड़ा और आखिर में विजय को भी मारने की कोशिश की। विजय ने केस जरूर सुलझाया, लेकिन इस केस ने उसे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि उसका पहली पोस्टिंग ने उसे ये सिखा दिया कि हर वर्दी ईमानदार नहीं होती और हर मुस्कुराता साथी भरोसे के लायक नहीं होता। तो भाई लोग, ये थी दृढ़म मूवी की पूरी कहानी, जिसका एक्सप्लेनेशन आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।